एक स्नाइपर की सनसनीखेज दास्तान जो तन्हा दुश्मन की फौजों से नबर्द आजमा रहा। आपके लिए पेश खिदमत है। कहानी की तरफ जाने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी। आइए कहानी की तरफ चलते हैं। मुनासिब वक्त आने पर कूद पड़ते और उसे हाथों से दबोच लेते, फिर बादशाह के हुजूर पेश होकर हिरन का तोहफा देते और इनामो इकराम से नवाजे जाते। इसी उसूल को मद्देनजर रखते हुए आजकल के दौर में स्नाइपर अपने आप को दुश्मन से बचाने के लिए अपने इर्द गिर्द के माहौल के मुताबिक खुद को ढाल लेते हैं। आज के जदीद दौर में गिली सूट ने इतनी तरक्की कर ली है कि मुख्तलिफ ममालिक आला दर्जे के गिली सूट तैयार कर रहे हैं जो हर इलाके में इस्तेमाल हो सकते हैं। तरक्की याफ्ता ममालिक के स्नाइपर यही गिली सूट इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं गिली सूट उतारे बगैर चलता गया। वहाँ से मैं जितना जल्द गायब हो जाता उतना बेहतर था। जल्द ही दुश्मन ने इस इलाके को घेरे में ले लेना था। पकड़े जाने की सूरत में उन्होंने मेरे साथ जो करना था उसका अंदाजा लगाने के लिए किसी अकल बीना की जरूरत नहीं थी। मैंने चश्मे वाला रास्ता ही इख्तियार किया था। चश्मे के करीब रुककर मैंने सैर होकर पानी पिया और वाटर बॉटल भर कर आगे बढ़ गया। चश्मे से फरलांग भर आगे जाकर उतराई शुरू हो जाती थी। उतराई शुरू होते ही मेरी रफ्तार खुद ब खुद बढ़ गई। चूंकि मैं बाकायदा किसी रास्ते पर नहीं जा रहा था, इसीलिए समत की दुरुस्ती के लिए मैं गाहे गाहे कंपस पर भी निगाह डाल लेता। ऊंचे नीचे और टेढ़े मेढ़े रस्तों से गुजर कर मैंने 3 किलोमीटर का फासला तय किया और एक खुश्क नाले के करीब पहुंच गया। नाले के दरमियान बारिशी पानी के गुजरने की वजह से रेत उभर आई थी और साथ में छोटे बड़े पत्थर बिखरे पड़े थे। झाड़ियां वगैरह नाले के किनारे पर मौजूद थी। दरमियानी इलाका साफ था। नाले की चौड़ाई 50-60 गज के बकदर थी और बदकिस्मती से वहां से 700-800 गज के फासले पर मौजूद टेकरी पर इंडियन आर्मी के एक सेक्टर का बेस मौजूद था, जहां से नाले का ये दरमियानी हिस्सा आसानी से देखा जा सकता था। झाड़ियों के अंदर लेटकर मैंने दूरबीन आंखों से लगा ली। बेस पर गैर मामूली चहल पहल देखते ही मुझे यकीन हो गया कि इन तक ब्रिगेडियर प्रकाश के हलाक होने की खबर पहुंच चुकी है। 10 आदमियों का एक दस्ता मुझे बेस से नीचे उतरकर नाले की समत आता दिखाई दिया। वो यकीनन जाए वकुआ की जानिब रवाना थे। तमाम के तमाम हथियारों से लैस थे। वो नाले में उतरकर मेरी जानिब बढ़ने लगे। उनके पीछे एक और दस्ता था जो नाले में आने की बजाय सीधे रास्ते पर चलते हुए वकुए की जानिब बढ़ता गया। ये मेरी खुशकिस्मती थी कि मैं तेज रफ्तारी से चलते हुए उस जगह पहुंच गया था, वरना यकीनन इनसे रास्ते में मुठभेड़ हो सकती थी और ऐसी सूरत में मेरा मारा या पकड़ा जाना यकीनी था। मेरे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था कि वहीं छुपा रहूं। दूरबीन स्मॉल पैक में डालकर मैं जल्दी से झाड़ी के मजीद अंदर खिसक गया। झाड़ी के तने के करीब पहुंचकर मैं बिल्कुल साकित लेट गया, यूं कि अपने सांस की आवाज खुद मुझे भी सुनाई नहीं दे रही थी। मुझे ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा था। जल्द ही उनकी बातों की मुझे आवाज आने लगी। वो पंजाबी और हिंदी दोनों जबानों में बातें कर रहे थे। पंजाबी बोलने वाले शायद सिख थे। उनके करीब आने तक झाड़ी के तने और शाखों पर फिरते हुए चूंटों ने मेरे बदन पर मटर गश्त शुरू कर दी थी। ऐसी हालत में आम बंदा चूंटियों को बदन से दूर झटकने से बाज नहीं रख सकता, क्योंकि ये बहुत बेदर्दी से काटते हैं। मेरे कान की अकबी जानिब और नाक की जड़ में भी दो ने बड़े मजे से दांत गाड़ रखे थे, मगर मैंने पलक तक न झपकी थी। ऐसी हालत में तो स्नाइपर एक बिच्छू को भी खुद से दूर नहीं झटकता। कम से कम 8-10 बंदे होंगे। मेरी समाज से गुजरने वालों का पहला मुकम्मल और वाज़े फिक्रा यही टकराया। एक दूसरी आवाज ने उसकी तरदीद भी की, ज्यादा भी हो सकते हैं। वो जोड़ियों की सूरत में रवाना थे। अपने हथियार उन्होंने तैयार हालत में पकड़े हुए थे। एक आदमी नाले की दाएं और दूसरा बाएं समत की निगरानी कर रहा था। यार अच्छा हुआ ब्रिगेडियर प्रकाश से तो जान छूटी, खज्जल ख्वार करके रखा था बेगैरत ने। ये दूसरी जोड़ी के आदमी की आवाज थी। उसके साथी ने जवाब दिया, उसकी तो खैर है, बल्कि मेजर सूरन की मौत भी काबिल बर्दाश्त है, मगर कर्नल जगजीत सिंह बहुत अच्छा इंसान था। घात लगाने वाले तो बस ब्रिगेडियर प्रकाश के लिए ही आए होंगे, मगर उसकी आवाज मालूम होती गई और तीसरी जोड़ी की आवाज मेरी समाज से टकराने लगी। अगर उनकी तादाद वाकई 8-10 है तो हम 10 बंदे उन्हें कैसे रोकेंगे? उसके साथी ने जवाब दिया, दूसरी पार्टी सीधे रास्ते पर जा रही है और बाकी सेक्टर से भी पार्टियां रवाना हैं। सारे इलाके का घेराव करके तलाशी ली जाएगी। कमांडोज प्लेटून भी बुलाई जा रही है। चौथी जोड़ी का एक आदमी उन्हीं झाड़ियों में जहां मैं छुपा हुआ था रुकता हुआ बोला, मेरा ख्याल है ये जगह मुनासिब है। उसके साथी ने जवाब दिया, अच्छा जल्दी करो, मैं आगे जा रहा हूँ, तुम फारिग होकर आना। ठीक है, ये कहकर वो झाड़ी की आड़ में आकर अपनी पैंट खोलने लगा। आखिर जोड़ी के एक आदमी ने मुस्कुराकर कहा, सुरेश तेरी पैंट अभी से ढीली हो गई है। उसके दूसरे साथी का कहकहा उसके साथ शामिल था। सुरेश जवाबन बोला, यार सुबह से पेट खराब है, अब आप लोग मजाक ही उड़ाओगे। वो आगे गुजरते चले गए, जबकि सुरेश पैंट खोलकर इत्मीनान से बैठ गया। उसका रुख मेरी जानिब था, मगर उसकी निगाहें अपने साथियों की तरफ मुतवज्जे थीं। मैं उस वक्त झाड़ी का हिस्सा बना हुआ था। मेरे बदन का कोई जुज़ भी गिली सूट से बाहर नहीं था। सर पर रखी हुई टोपी ने पूरे चेहरे को ढांप रखा था। मखसूस स्याह रंग की क्रीम मैंने पूरे चेहरे पर थोपी हुई थी। स्नाइपर राइफल पर भी मैंने सब्ज रंग के कपड़े की कतरने इस अंदाज से बांधी हुई थी कि सिवाय राइफल के धाने के कोई चीज नजर नहीं आ रही थी। अचानक फजा में वायरलेस सेट की आवाज
गूंजी। यकीनन सुरेश का वॉकी टॉकी बोल रहा था। नंबर 5, सेंड योर लोकेशन, ओवर। दूसरी आवाज ने अपनी जगह बताई, सफेद नाला, जंगल मोड़, ओवर। यकीनन इस नाले का कोड नाम सफेद नाला था। मेरी मौजूदा पोजीशन से वो नाला जुनूब की जानिब बढ़ रहा था। नाले की मगरबी तरफ उनका सेक्टर बेस था। 20 के नीचे भी छदरे छदरे दरख्त मौजूद थे, मगर मशरकी तरफ काफी घने दरख्त फैले थे जो नाले के साथ दूर तक चले गए थे। जुनूब की तरफ मुड़ने के बाद नाले की चौड़ाई दुगने से भी ज्यादा हो गई थी और दरख्त बतदरीज टेकरियों तक फैल गए थे। इनमें चीड़ और दियार के बुलंदोबाला दरख्तों के साथ साथ झाड़ी नुमा दरख्त भी मौजूद थे। तुनक के सदाबहार दरख्त भी बकसरत बिखरे हुए थे और इन्हीं दरख्तों के जंगल में मैं अपने उस्ताद सादिक को छोड़ गया था। स्नाइपर्स के नुक्ता नजर से अब ये इलाका महफूज नहीं रहा था, मगर अपने साथी को साथ लेना निहायत जरूरी था। अगर हवालदार सादिक वहाँ छुपा न होता तो यकीनन मैंने नाले नाले में आगे बढ़ जाना था और दुश्मन के इस इलाके को घेरने से पहले मैं कहीं दूर निकल गया होता। अपने साथियों को चौकन्ना होने की हिदायत दे दो और तमाम को बता दो कि जहाँ सिर्फ एक बंदे की मौजूदगी के आसार मिले हैं वो बहुत अच्छा निशानेबाज और मंझा हुआ स्नाइपर है। इस एक ही ने हमारे 8 आदमियों को शहीद कर दिया है, इसलिए एहतियात से काम लें, ओवर। मुसलमानों की देखा देखी दूसरे मजाहिब के लोग भी अपने जंग में हलाक होने वाले सिपाहियों को शहीद कहने लगे हैं। नंबर 5 ने गोया बात समझ जाने का इकरार किया, रॉजर। किसी भी छोटी से छोटी बात की फौरन इत्तला देना, कैप लिसनिंग आउट। अहकाम देने वाले ने उसे आउट कहते ही दूसरी पार्टी को पुकारना शुरू कर दिया। नंबर 6, सेंड योर लोकेशन, ओवर। जवाब मिला, नाला रोड जंक्शन, ओवर। कॉपीड मैसेज, सेम टू यू। पूरी बात दोहराने की जरूरत उसने इसलिए भी महसूस नहीं की थी कि नंबर 5 से होने वाली गुफ्तगू नंबर 6 भी सुन रहा था। रॉजर। नंबर 6 की तरह से समझ आने की इत्तला मिलने पर वो उसे भी लिसनिंग पर रख कर तीसरी पार्टी से बात करने लगा। इस मर्तबा उसने नंबर 7 को पुकारा था, मगर नंबर 7 की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। यकीनन वो हमसे दूर था। कंट्रोल की मुख्तलिफ पार्टियों को पुकारने की आवाज फजा में गूंजती रही। गुफ्तगू जारी रही। वो वॉकी टॉकी सेट की तरफ मुतवज्जे रहा और फिर मुट्ठी में रेत भरकर अपनी सफाई करने लगा। पैंट बांधते वक्त उसकी नजर गैर इरादी तौर पर उसी झाड़ी की तरफ उठ रही थी जहां मैं छुपा बैठा था और उसकी बदबख्ती के मैंने उसे चौंकते देखा। मुसलसल उस जानिब घूरने पर उसे मेरी हैयत ने चौंका दिया था। यूं भी मैं अफरा तफरी में छुपा था, इसलिए झाड़ियां वगैरह अपने ऊपर नहीं डाल सका था। बेल्ट बांधे बगैर वो जमीन पर पड़े अपने हथियार की तरफ मुतवज्जे हुआ। उसके हथियार संभालने तक मैं ये फैसला कर चुका था कि मुझे क्या करना है। ठक की आवाज के साथ उसके सर में रोशनदान खुल गया। वो नीचे गिर कर तड़पने लगा। मैं जल्दी से झाड़ी से निकला, उसकी लाश को घसीट कर झाड़ी में फेंक दिया। उसका वॉकी टॉकी सेट मुझे एक आरामद लगा। वॉकी टॉकी सेट माँ इजाफी बैटरी उठाकर मैंने अपने पास रख लिया और फिर झाड़ियों की ओट में रहते हुए मैंने उसके जाने वाले साथियों की तरफ निगाह दौड़ाई। वो फरलांग भर आगे निकल गए थे। दूरबीन निकालकर मैंने बेस की तरफ निगाह दौड़ाई। एक आदमी मुझे टहलता हुआ नजर आया। उस जगह से नाला उबूर करने में देखे जाने का सख्त खतरा था। मैं झाड़ियों की आड़ लेकर बेस की तरफ रवाना हो गया। वॉकी टॉकी सेट की आवाज कम करके सेट मैंने ऑन रहने दिया था। जल्द ही सेट से सुरेश को पुकारा जाने लगा। नंबर 5 फॉर निकनेम सुरेश, ओवर। नंबर 5 फॉर निकनेम सुरेश, ओवर। वो बार बार सुरेश को पुकार रहा था, मगर जैसे ही उसने वक्फा किया सेट से एक दूसरी आवाज बुलंद हुई। वैसे ज्यादातर सामीन तो जानते होंगे, मगर जिनका कभी वायरलेस सेट से वास्ता नहीं पड़ा उनकी इत्तला के लिए बतलाता जाऊं कि वायरलेस सेट पर जब एक तरफ से बात हो रही हो तो सुनने वाला बात नहीं करता, यहाँ तक कि बोलने वाले को ओवर कहकर अगले को मौका देना होता है। इस ज़िम्न में ये भी याद रहे कि कंट्रोल उसको कहते हैं जो किसी जगह मौजूद तमाम पार्टियों को कंट्रोल कर रहा हो और वायरलेस पर पैगाम भेज रहा हो। कंट्रोल फॉर नंबर 5, ओवर। यस नंबर 5 फॉर कंट्रोल, ओवर। वो कंट्रोल को जवाब देने लगा। नंबर 5 निकनेम सुरेश कहाँ गया है और जवाब क्यों नहीं दे रहा? वो रफ़ा हाजत के लिए रुका था, 15-20 मिनट होने को हैं, पता नहीं क्यों जवाब नहीं दे रहा। मैंने उसकी तलाश में आदमी भेज दिया है, ओवर। अकेला आदमी नहीं भेजना, तमाम को वापस लेके जाओ, हरी अप एंड जल्दी से ओके रिपोर्ट भेजो, ओवर। कंट्रोल से बोलने वाले का लहजा काफी सख्त और तंबीही था। रॉजर। नंबर 5 जल्दी से बोला, मगर कंट्रोल की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला था। उनकी गुफ्तगू सुनकर मेरे कदमों में खुद ब खुद तेजी आ गई थी। थोड़ी देर बाद मैं बेस के नीचे से होकर नाला उबूर कर रहा था। उस जगह मैं बेस से भी नजर नहीं आ रहा था और नाले में मौजूद दुश्मन की नजर से भी ओझल था। नाला उबूर करके मैं जूं ही झाड़ियों में घुसा, वॉकी टॉकी एक मर्तबा फिर बोल उठा, नंबर 5 फॉर कंट्रोल, ओवर। उसकी आवाज सख्त घबराई हुई थी। यस, ओवर। कंट्रोल की आवाज आई। नंबर 5 घबराहट आमेज लहजे में बोला, सुरेश कत्ल हो गया है, ओवर। हरी अप, पोजीशन ले लो, वो यहीं कहीं छुपा है, मैं बाकी पार्टियां भेज रहा हूँ, जवानों को कहो आड़ में रहें, ओवर। नंबर 5 ने कहा, रॉजर। कंट्रोल फॉर लाली सेक्टर बेस, ओवर। कंट्रोल यकीनन उसी बेस को राब्ता कर रहा था जहाँ से मैं गुजर कर आया था। बेस फॉर कंट्रोल, सेंड योर मैसेज, ओवर। क्या अपने आदमी तुम्हारी नजर में हैं, ओवर। यस, मुझे नजर आ रहे हैं, ओवर। क्या उनके अलावा कोई हरकत नजर आ रही है, ओवर। नो, अब तक तो नजर नहीं आई, जैसे ही नजर आएगी मैं आपको बता दूंगा, ओवर। ओवर एंड ऑल। ये कहकर कंट्रोल तमाम पार्टियों को सफेद नाले की तरफ इकट्ठा होने की हिदायत जारी करने लगा। मैंने उनकी गुफ्तगू के इख्तिताम पर वॉकी टॉकी को बंद कर दिया, क्योंकि मुसलसल चलने पर बैटरी ने खत्म हो जाना था। गो एक इजाफी बैटरी मेरे पास मौजूद थी, मगर फिर भी अक्लमंदी का तकाजा यही था कि मैं वॉकी टॉकी के इस्तेमाल में किफायत शारी से काम लूं। उनकी गुफ्तगू ने मेरे कदमों में बिजली भर दी थी। मैं जितना जल्दी वहाँ से गायब हो जाता बेहतर था। अगर एक बार वो
जंगल को घेरे में ले लेते तो यकीनन मैंने चूहेदान में फंस कर रह जाना था, बल्कि मेरे साथ उस्ताद सादिक ने भी मारा जाना था। किलोमीटर भर सफर तय करने के बाद मैं थोड़ा सा रुका। स्मॉल पैक से नक्शा निकालकर मैंने अपनी समत दुरुस्त की और फिर चल पड़ा। जल्द ही मुझे इमदादी निशान नजर आ गया। ये चीड़ का एक बुलंद दरख्त था जिसके तने पर मैंने जाते वक्त मखसूस निशान लगाया था। वो दरख्त नजर आते ही मेरे लिए रस्ते की शनाख्त आसान हो गई थी। इस दरख्त से 200 कदम जुनूब की जानिब एक छतरी नुमा दरख्त जो जरा सा मशरिक की जानिब झुका हुआ था निशाने राह था। छतरी नुमा दरख्त के बाद चीड़ का एक टूटा हुआ दरख्त उसी सीध में मौजूद था। आसमानी बिजली गिरने की वजह से वो दरख्त निस्फ तने से कट गया था। एक निशान मिल जाने के बाद बाकी निशान मिलते चले गए। टूटे हुए तने वाले दरख्त से आगे मुझे 15-20 मिनट लगे और उसके बाद मैं ठीक उस मकाम तक पहुंच गया जहां मैंने उस्ताद सादिक को छोड़ा था। उस्ताद सादिक, मैंने हर एहतियात बालाए ताक रख दी और उसे आवाज दी। मेरे पास वक्त बहुत कम था, वरना उसूलन तो मुझे वहां बेधड़क आने से गुरेज करना चाहिए था, क्योंकि अगर उस्ताद सादिक खुदा न खास्ता किसी वजह से पकड़ा गया होता तो यकीनन दुश्मन वहां मेरी घात में बैठा होता। मैं यहाँ हूँ। मुझे उस्ताद सादिक की आवाज ताजा हवा के झोंके की तरह महसूस हुई थी। मैंने आवाज की समत का तायुन करते हुए उस तरफ निगाह दौड़ाई। वहाँ 3 दरख्त आपस में इस तरह जुड़े हुए थे कि एक फैले हुए घने दरख्त की सूरत इख्तियार कर गए थे। अगर वो मुझे आवाज न देता तो मैं उसे ढूंढने में नाकाम रहता। चलें सर, हमें फिलफौर यहाँ से दूर जाना होगा। इन दरख्तों के नीचे जाकर मैंने नजरें उठाई, मगर इस बार भी मुझे घनी शाखों के अलावा कुछ दिखाई न दिया। फिर शाखों में हरकत हुई और उस्ताद सादिक का चेहरा नजर आया। उसने छूटते ही पूछा, मिशन का क्या हुआ? सर, अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब लौटा हूँ, मगर अब तफसीलात बताने का वक्त नहीं है, हमें चलना चाहिए। ज़ीशान, मुझे लगता है मेरे पाँव की हड्डी क्रैक हो गई है, पाँव सूज गया है। इस पाँव के साथ चलना एक ख्वाब ही होगा। उसकी आवाज में गहरे तासुफ की झलक थी। मगर सर, थोड़ी देर बाद ये जंगल दुश्मन के घेरे में होगा। उसने कहा, मेरी मानो तो निकल जाओ, कम से कम एक का जिंदा लौटना दोनों की शहादत से बहुत बेहतर होगा। अगर मेरा सहारा लेकर चलने की कोशिश करो तो शायद हम आहिस्ता आहिस्ता। वो कता कलामी करते हुए बोला, यकीनन वक्त जाया कर रहे हो, अब तक आप काफी दूर निकल गए होते। मैंने इत्मीनान से कहा, सही कहा, वैसे मुझे उम्मीद है कि इन दरख्तों पर 2 आदमियों के छुपने की गुंजाइश है। बेवकूफ मत बनो ज़ीशान। उसने मुझे डांटा। अगर ये बेवकूफी है तो मैं बेवकूफ भला। मैं राइफल कंधे से लटका कर दरमियान वाले दरख्त पर चढ़ने लगा। जानते भी हो एक स्नाइपर तैयार करने में कितनी मेहनत और पैसा खर्च होता है, और इतनी मेहनत के और खर्च के बाद किसी शख्स का अच्छा स्नाइपर बनना यकीनी नहीं होता। मैंने इत्मीनान से जवाब दिया, ये बात मुझे यहाँ भेजने से पहले सोचनी चाहिए थी। वो ज़िद होकर बोला, वो मिशन था। मैं एक मजबूत शाख मुंतखब करके छुपने के लिए मचान बनाने लगा, और ये इबादत है। ज़ीशान, आप अच्छा नहीं कर रहे। उस्ताद जी, एक बात कहूँ? कहो। आप अपनी तवानाई क्यों जाया कर रहे हैं? वो गहरा सांस लेकर खामोश हो गया। अच्छा, तफसील नहीं सुनोगे? वो बेबसी से बोला, सुना दो यार। और मैं उसे तफसील से अपनी कार्रवाई के बारे में बताने लगा। इस दौरान मेरे हाथ काम से गाफिल नहीं हुए थे। मेरी बात खत्म होते ही उसके मुंह से बेसाख्ता तारीफी कलमे अदा हुए। शाबाश, आपने उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। इससे ज्यादा की तवक्को एक मंजे हुए स्नाइपर से भी नहीं की जा सकती। लेकिन अब क्या करेंगे? मैं मुस्तफसिर हुआ। मैं अपनी राय का इजहार कर चुका हूँ। मैंने कहा, इसे राय का इजहार नहीं, लठ मारना कहते हैं। वो फीकी मुस्कुराहट के साथ बोला, तो समझ लो अब हम लठ मारने जोगे ही रह गए हैं। मैंने वॉकी टॉकी निकाल कर उसे दिखाया। अच्छा, ये देखो। वो बोला, ये आखिरी मकतूल से चीना है ना? मैंने इस बात में सर हिलाते हुए कहा, जी। वैसे उसे मारकर आपने दुश्मन के लिए सहूलत पैदा कर दी है। उसने तासुफ भरे अंदाज में कहा। उस्ताद जी, मैं मजबूर था, वरना इतनी समझ तो मुझे भी है कि ऐसा करके मैंने दुश्मन की तलाश को एक मुतय्यन रुख मुहैया कर दिया है। अब उनकी सारी तवानाइयां इस जंगल को घेरने में सर्फ होंगी। मैंने कहा, हाँ, मैंने उनकी गुफ्तगू वायरलेस पर सुनी है। वो जंगल को घेरने का मंसूबा बना रहे हैं। अच्छा, अब इसे ऑन करो ताकि पता चल सके कि हम कब तक उनके हत्थे चढ़ने वाले हैं। मैंने कहा, ये बदशगुनी की बातें आपको जेब नहीं देती, और साथ ही मैंने वॉकी टॉकी ऑन कर दिया। मगर दुश्मन की किसी आदमी की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। चंद लम्हे तक खाली शाएं शाएं सुनने के बाद उस्ताद सादिक बोला, गालिबन उन्हें वॉकी टॉकी के गायब होने का पता चल गया है और उन्होंने फ्रीक्वेंसी तब्दील कर दी है। मगर उसी वक्त वॉकी टॉकी से उभरती कंट्रोल की आवाज ने उस्ताद कामरान के अंदेशे को झुटला दिया। वो कॉल साइन नंबर 5 और नंबर 6 से उनकी लोकेशन के बारे में पूछ रहा था। पता चला कि वो दोनों ग्रुप जंगल की मगरबी तरफ सफेद नाले में पोजीशन ले चुके हैं। जुनूबी समत करीबन 8-10 किलोमीटर दूर एक और ग्रुप पहुंच गया था, जो अगले मोर्चों से एक 2 आदमी इकट्ठे करके जमा किया गया था। इस ग्रुप के साथ कंट्रोल का राब्ता किसी बड़े वायरलेस सेट पर था, क्योंकि वो लोग वॉकी टॉकी की रेंज से दूर थे। उनकी बाबत शुमाली और मगरबी अतराफ में मौजूद पार्टियों को कंट्रोल ने आगाह किया था। कंट्रोल बार बार उन्हें एहतियात से हरकत करने की तलकीन कर रहा था, क्योंकि वो एक स्नाइपर के खिलाफ घेरा तंग कर रहे थे। एक ऐसा स्नाइपर जो उनके 9 बंदों को हलाक कर चुका था। बस अब बंद कर दो। उस्ताद सादिक ने मुझे वॉकी टॉकी बंद करने का इशारा किया। थोड़ी देर के बाद सूरत हाल मालूम करेंगे। मुसलसल ऑन हालत में रहने पर बैटरी जल्द खत्म हो जाएगी। इसकी एक इजाफी बैटरी भी साथ लाया हूँ। मैंने उसकी मालूमात में इजाफा किया, मगर वॉकी टॉकी ऑफ करना मैं नहीं भूला था। कहकर उसने किसी भी किस्म का तस्करा करने से गुरेज किया था। सूरज काफी देर हुई पहाड़ों में गायब हो चुका था। अब अंधेरा गहरा होने लगा था। शायद वो रात को जंगल में घुसने की कोशिश न करें। मैंने अंदाजा लगाया, हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता।
अगर उनका घेराव मुकम्मल हो चुका है तो वो सुबह तक कार्रवाई को मौखर कर सकते हैं, मगर ये भी हकीकत है कि पूरी रात इंतजार करने में उनका नुकसान है। मैंने पूछा वो कैसे? जाहिर है हमारा जंगल में छुपा होना एक अंदाजा ही तो है, और अंदाजों का गलत होना हैरान कुन नहीं होता। मैंने मौजू बदलते हुए पूछा आपके पास पानी मौजूद है या खत्म हो गया है? वो बोला थोड़ा सा है, चाहिए? मैंने नफी में सर हिलाया, नहीं, मेरी वाटर बॉटल भरी हुई है, पानी के इस्तेमाल में एहतियात बरतनी पड़ेगी, ना मालूम कब तक छुपना पड़े। मैंने इंकशाफ किया चश्मे की जगह मुझे मालूम है मगर फासला ज्यादा है। चश्मे तो यहाँ भी मौजूद हो सकते हैं, अलबत्ता उन्हें ढूंढना मुश्किल होगा। अगर नक्शे में मौजूद हुए तो फिर उनकी तलाश आसान होगी। ये आरजी और छोटे चश्मे हैं, ये नक्शे पर जाहिर नहीं किए जाते। कुछ खाने का मूड है? मैंने पूछा। उसने मजाही अंदाज में कहा, कुछ तो यूं कह रहे हो जैसे दसियों खाने यहाँ मौजूद हैं। मैं खिसिया कर बोला, सर कुछ ना कुछ तो मौजूद है ना। वो बोले अच्छा फिलहाल गुफ्तगू से परहेज करो, नाइट विजन साइट से चारों जानिब के इलाके को यहीं बैठे बैठे देख लो, क्या पता दुश्मन पेशकदमी कर रहा हो। मैंने वॉकी टॉकी ऑन कर लिया। नाइट विजन साइट की क्या जरूरत है, मेरे पास वायरलेस सेट मौजूद है। चंद लम्हों की शां के बाद एक आवाज उभरी, कंट्रोल फॉर ऑल स्टेशन, ओके रिपोर्ट देंगे। नंबर 5 ने अल्फाबेट की जबान में जवाब दिया, ऑस्कर किलो, ओके। नंबर 6 कंट्रोल ने अगला कॉल साइन पुकारा, नंबर 6 ऑस्कर किलो। नंबर 6 ने जवाब दिया। वो फर्दन तमाम पार्टियों को पुकारता गया और मुतल्लिका पार्टी लीडर जवाब देता गया। सब अच्छा की रिपोर्ट लेकर उसने तमाम पार्टियों को अगले हुक्म के इंतजार का मुजदा सुनाया। यकीनन उसने पार्टियों को आगे बढ़ने या अपनी जगह पर रात गुजारने के इंतजार करने की बाबत हुक्म सुनाना था। मैं भी वॉकी टॉकी बंद किए बगैर महवे इंतजार रहा। 10-15 मिनट के बाद एक मरतबा फिर तमाम पार्टियों को अपनी जगह पर ठहरे रहकर सुबह सवेरे तक पेशकदमी की कार्रवाई मौखर करने का हुक्म सुना दिया गया। मैंने वॉकी टॉकी बंद करते हुए कहा, मतलब वो डर गए हैं? नहीं यार, एक स्नाइपर को रात के वक्त इस जंगल में ढूंढना यकीनन भूसे के ढेर में से सुई ढूंढने के मुतरादिफ है। उन्होंने जंगल को तकरीबन घेरे में ले लिया है, कल दिन की रोशनी में इत्मीनान से अपना शिकार ढूंढ लेंगे। मैंने कहा अगर आप ठीक होते तो क्या हम यहीं बैठे उनका इंतजार करते रहते? वो बोला तो कहाँ जाते? मैंने कहा इस जंगल से निकल भागते। वो जितनी भी कोशिश कर लें चप्पे चप्पे पर अपने आदमी तैनात नहीं कर सकते, उनके घेरे में कई शगाफ होंगे। वो बोले जीशान, आते वक्त दुश्मन की बेखबरी में इन रस्तों से गुजरना इतना मुश्किल नहीं था, हमने नक्शे को भी बस सरसरी अंदाज में देखा था। आज दिन को मैं बड़ी बारीकी से इलाके का नक्शा खंगाल चुका हूँ। इस जगह के मशरकी तरफ जो पहाड़ी सिलसिला है, जंगल की जानिब से सारा सिलसिला सीधी खड़ी चट्टानों पर मुश्तमिल है, जिन्हें नक्शे की जबान में एस्कार्पमेंट कहते हैं, और ऐसी चढ़ाइयाँ कोई को पहमा ही सर कर सकता है। मगरबी जानिब उनके किसी सेक्टर का बेस है, गालिबन आप जिसे लाली सेक्टर बतला रहे थे, और इसी पहाड़ी सिलसिले पर उनकी 2 और पोस्टें भी मौजूद हैं। सादा लफ्जों में कहूँ तो उस जानिब से उस वक्त भाग निकलना जबकि पोस्टों के संतरी चौकन्ना हो निहायत दुश्वार बल्कि नामुमकिन है। शुमाल की जानिब तंग दर्रे की रोड और सफेद नाला है। ये दोनों रस्ते खुली किताब की मानिंद हैं, और सबसे बढ़कर ये रास्ता दुश्मन के इलाके की तरफ जाता है। कोई बेवकूफ ही इस समत निकलने की कोशिश करेगा। अब रह गई जुनूब की समत, तो उस जानिब चप्पे चप्पे की निगरानी कोई मुश्किल काम नहीं है। सर, आप मुझे खौफजदा करने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, बस सूरत हाल का सही तज्जिया करने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा छोड़े सर, पेट पूजा करते हैं। मैंने स्मॉल पैक से भुने हुए चने के बिस्किट निकाल कर खाना शुरू कर दिए। ये ग़िज़ाइयत से भरपूर बिस्किट थे। चंद बिस्किट ही आदमी को 24 घंटे की तवानाई मुहैया कर देते थे। यही बिस्किट उस्ताद सादी के पास भी मौजूद थे। मेरी तरकीब पर उसने भी बिस्किट चबाने शुरू कर दिए। उसने बिस्किट खाकर कहा, पानी मुझे भी पिलाना। ये ले, पहले आप पी लें। मैंने अपनी जगह से सरक कर वाटर पाइप उसकी जानी बढ़ा दिया। बहुत मीठा पानी है इस चश्मे का। सिर होकर पानी पीने के बाद उसने वाटर पाइप मेरी जानी बढ़ा दिया। वाकई सर, बहुत उम्दा पानी है। अच्छा, अब आराम कर लो, क्योंकि सुबह एक लम्हे के लिए भी नहीं सो सकेंगे। ठीक है, मगर पहले आपका पाँव देख लूं। मैं उस्ताद सादी की तरफ बढ़ गया। वाकई उसका पाँव काफी सूजा हुआ था, सूजन पिंडली तक फैल गई थी। इसका इलाज किसी अस्पताल ही में मुमकिन था। मैंने अपनी जगह वापस आकर आंखें बंद कर ली। मेरे आसाब जितने भी मजबूत होते मेरा पहला मिशन था, और ऐसे हालात से पहली बार मेरा वास्ता पड़ रहा था। गुज़श्ता रात की तरह मुझे उस रात भी बस वाजिबी सी नींद आई। बार बार आंख खुल जाती थी। चंद बार मैंने वॉकी टॉकी ऑन करके दुश्मन को भी सुनने की कोशिश की। बस एक मर्तबा उन्हें सब अच्छा देते हुए सुना, उसके अलावा खामोशी छाई रही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें।